अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास हमारे थर्ड थर्ड लेक्चर चैप्टर की की एक्सरसाइज है, जो कि हमारे पास थर्ड लेक्चर थर्ड था हमारा चैप्टर एंजाइम्स। तो उसकी हमारे पास एक्सरसाइज है, तो उसको हम वन बाय वन देखते हैं कि इस पे हमारे पास क्या कंटेंट है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक्स। तो इंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ, तो हमें पता है इंजाइम्स भी क्या होते हैं। इंजाइम भी हमारे पास इमाइनो एसिड्स हैं, जो क्योंकि इंजाइम्स हमारे पास क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन्स में क्या होते हैं, इमाइनो एसिड्स हैं। तो प्रोटीन्स की तरह इंजाइम्स भी इमाइनो एसिड्स पर ही कंसिस्ट करते हैं। सम इंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट, और अगर इंजाइम के साथ जो नॉन प्रोटीन पार्ट, उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। आगे ये कोफैक्टर दो तरह का हो सकता है। अगर ये लूजली अटैच हो तो उसे हम कोएंजाइम कहते हैं, और अगर कोविलेंटली बॉन्डेड हो तो उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ये मतलब आगे इसकी दो कोफैक्टर की टाइप्स हैं। तो मैनी एंजाइम रिक्वायर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट कॉल्ड, तो ये वही है कोफैक्टर को एंजाइम्स में, कि मतलब दोनों सेम है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली नॉन प्रोटीन होगा तो देन वो कोएंजाइम्स होगा। बेसिकली अगर नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर हैं, लेकिन अगर वो कोविलेंटली और लूजली अटैच या बॉन्डेड होते हैं देन उसके बाद उसे कोएंजाइम्स और कोफैक्टर कहते हैं। तो एंजाइम्स आर हाईली डैश इन नेचर, तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, क्योंकि किसी भी माइल्ड चेंज इन टेम्परेचर, पीएच, किसी भी चीज़ में अगर थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसी वजह से ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। द एंजाइम्स विच कैरी आउट सिंथेसिस ऑफ डैश आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस। तो इसकी वजह से जिन एंजाइम्स ने राइबोसोम्स का पार्ट होना है उन्होंने प्रोटीन ही बनानी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट हमने बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट जो हमारे पास है कि एंजाइम्स आर इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो कह रहा है कि जो एंजाइम्स हमारे पास फोटोसिंथेसिस में के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ठीक है, क्योंकि एटीपी जो सेल का पावर हाउस है, यानी कि जो एटीपी की प्रोडक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा होता है। तो ये इसमें भी हो सकते हैं, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में हो सकते हैं। तो लार्ज अमाउंट्स ऑफ एंजाइम्स एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन, तो ये बात गलत है। हमने देखा था कि क्या होती है, स्मॉल अमाउंट भी हो तो वो एक केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर सकती है। थर्ड वन, मेलवन कैल्वन लॉक एंड की मॉडल फॉर एंजाइम रिएक्शन, तो ये गलत है। एंजाइम्स का लॉक एंड की मॉडल और दूसरा जो डिस्फ्रूट मॉडल है वो एक एमल फिशर ने और एक डेनियल कोशलैंड ने प्रपोज किया था। मेलवन कैल्वन ने तो फोटोसिंथेसिस पे काम किया था, इस मेलवन कैल्वन की वजह से ये भी गलत है। तो नेक्स्ट है द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज कंपोज्ड ऑफ 4 रीजन्स, तो एक्टिव साइट के 2 रीजन्स होते हैं। तो ये भी बात हमारे पास गलत है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम हैज़ नो स्पेसिफिक नेचर, तो एंजाइम का स्ट्रक्चर हमारे पास पता है, ये स्पेसिफिक होता है, नो स्पेसिफिक नहीं होता। तो दैट इज़ वाई ये भी गलत है। थर्ड क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट वन है लिस्ट टू कंडीशन दैट डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी बाय डिस्टर्बिंग बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स इन द एंजाइम्स। तो एटम, जो एंजाइम्स के अंदर एटम्स होते हैं, तो उनकी जो एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं वो कंडीशंस हमने बतानी है। तो फर्स्ट वन तो है हमारे पास टम्परेचर। जब टम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उसकी वजह से एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं। और पीएच है हमारे पास, या एक्टिवेशन एनर्जी, जब ये पीएच में क्या होता है कि जब पीएच बढ़ जाए, कम ज़्यादा हो जाए, तो एंजाइम की वाइब्रेशंस वगैरह में इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन है वो यहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं। सेकंड है हाउ डू लो एंड हाई टेम्परेचर इफेक्ट एंजाइम्स एक्टिविटी। तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, लो टेम्परेचर पे तो एंजाइम्स एक्टिवेट ही नहीं होते। हाई टेम्परेचर अगर हो जाए तो एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं। बस यही मेन इनका डिफरेंस है कि हाई लो टेम्परेचर पे एंजाइम अपनी एक्टिविटी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रॉपरली तौर पर एक्टिवेट ही नहीं हुए थे। और जब हाई टेम्परेचर होता है तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है,
और उसकी वाइब्रेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। तो व्हाट इज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप? तो एंजाइम्स को एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर, और अगर कोफैक्टर लूजली अटैच हो तो उसे कोएंजाइम्स कहते हैं, और अगर कोविलेंटली बॉन्डेड हो तो उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो ये वही हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। तो इनहिबिटर ऑफ एंजाइम, जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में इनहिबिटर्स को कवर किया था, तो इनहिबिटर्स क्या हैं? केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि सबस्ट्रेट की जगह पे बाइंड कर सकती हैं, और इनकी वजह से हमारे पास जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास इनहिबिटर्स हैं। तो एक एंजाइम जो है वो हमारे पास किस तरह मेटाबॉलिक रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं? तो जो हमारे पास एंजाइम है वो किस तरह हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शन का सेट करते हैं? एंजाइम क्या करते हैं कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। तो एंजाइम इसको लो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये अपना मेटाबॉलिक रेट को जो एक्सलेरेट करते हैं। तो एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, इस चैप्टर में से एक्सटेंसिव क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, लेकिन इनको देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन हमने बहुत डिटेल से पढ़ा, किस तरह एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्ट करती है, सबस्ट्रेट एंजाइम्स कम्प्लेक्स बनता है और बाद में प्रोडक्ट बनती है। पीएच ऑफ टेम्परेचर, तो हमें पता है लो टेम्परेचर पे एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होते, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, और हाई टेम्परेचर पे एंजाइम जो हैं वो हमारे पास डीनेचर हो जाते हैं। इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम, इनहिबिटर्स ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। इनहिबिटर्स क्या होता है? केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो सबस्ट्रेट की जगह पे रिएक्ट कर सकती हैं, और इनकी वजह से हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनती। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम इन लाइफ, एंजाइम्स की इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्या होते हैं, क्योंकि ये एंजाइम जो हैं ये हमारे केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। तो जिसकी वजह से अगर एंजाइम्स ना हो तो हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो इस कदर स्लो हो जाएंगे कि हमारे पास वो मतलब इस कदर स्लो हो जाएंगे कि लाइफ जो है वो सपोर्ट ही नहीं करेगी। तो ये इन जो फर्स्ट वाला हमारा पैराग्राफ है इसमें सारा ये लिखा हुआ है कि ये है। तो ये मतलब ये इंक्रीज़ कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को, जिसकी वजह से अगर ये ना हो तो लाइफ जो है वो हमारे पास इम्पॉसिबल हो जाए। तो यहाँ तक हमारा थर्ड चैप्टर भी कवर होता है, हमारा लेक्चर भी कवर होता है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।